वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का एक शानदार सी वीडियो के अंदर, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस भी होता है। पॉलिटिशियंस इसके नाम पर तुमसे वोट भी लेते हैं, और ये अगर ना हो हमारी लाइफ में तो पर्सनली हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा हैम्पर भी होती है। आई नो यू गॉट इट राइट, दैट इज आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि रोजगार अगर ना हो तो इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे समाज में, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ झुकाव क्यों होता जा रहा है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। एक तो क्या है, थोड़ा सा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है तो आसानी से समझ आएगा, और मजेदार सा टॉपिक है, 1 घंटे के अंदर तुम्हें सारा का सारा समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, और बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं इस टॉपिक को। देखो, जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट को करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्कर। यानी कि वो व्यक्ति जो कि कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, समाज में कुछ वैल्यू एडिशन करता है, उस वैल्यू एडिशन का बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है, और अपना बिजली, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का कॉस्ट निकाल पाता है। यानी कि आप और हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है और हम अपना जीवन जी पाते हैं, उस व्यक्ति को हम वर्कर कहते हैं। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। अब एग्जांपल के फॉर्म में मैनेजर हो गया, फार्मर हो गया, रिटेल ट्रेडर हो गया, ऐसे कई सारे तरह के लोग होते हैं जो कि पैसा कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से 3-4 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये समझना, एक कमरा है जहां पर 10 लोग रहते हैं। 10 में से कुछ लोगों के पास काम है और कुछ लोगों के पास काम चाहते हैं पर मिल नहीं रहा। तो इस सारे के सारे लोगों को, इन 10 के 10 लोगों को हम क्या कहते हैं बेटा, इन 10 के 10 लोगों को हम कहते हैं लेबर फोर्स। यानी कि लेबर फोर्स जो है पूरे 10 के 10 लोग हैं। लेकिन मान लीजिए इनमें से जो ये हरे कलर के लोग हैं, यानी कि जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग हरे कलर के लोग, ये काम करते हैं, इनके पास काम है, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं वर्क फोर्स। यानी कि वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं और काम मिल चुका है, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उन्हें वर्क फोर्स कहते हैं। सर, वो लोग कौन है जिनको काम नहीं मिला है? अच्छा, ये 4 लोग ऐसे लोग हैं जो काम करना तो चाहते हैं, काम ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन इनको मिल नहीं रहा। हो सकता है शायद क्वालिफिकेशन इतना अच्छा ना हो, या इनको काम ना आता हो, कोई XYZ रीजन की वजह से इनको काम नहीं मिल रहा, पर काम करना चाहते हैं। इन्हें हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड लोग। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो इसका मतलब यह है कि लेबर फोर्स के अंदर वो लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर नहीं मिल रहा, यानी कि अनएम्प्लॉयड व्यक्ति। अब एक चीज ध्यान से समझना, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति वो नहीं होता जो काम करना नहीं चाहता। जैसे कि 5 साल का बच्चा काम नहीं करना चाहता तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी जिसने रिटायरमेंट ले लिया है, उसकी कोई मंशा नहीं है काम करने की, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अनएम्प्लॉयड व्यक्ति वो होता है जो काम करना चाहे लेकिन काम ना मिले। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा गंभीरता से याद रखिएगा। अब आता है हमारे पास लेबर फोर्स। समझिएगा लेबर फोर्स को, मैंने जो बताया आपको, जो व्यक्ति के पास एक्चुअली में काम हो वो इंसान भी लेबर फोर्स होता है, और जो काम नहीं कर रहा है लेकिन अवेलेबल है काम करने के लिए और काम मिल भी ना रहा हो, उसे भी हम लेबर फोर्स कहते हैं। एग्जांपल से देख लो, ये 5 लोग दिखेंगे, तो लेबर फोर्स जो है आपका वो क्या है बेटा, 5 है आपकी लेबर फोर्स। ये 3 लोग और ये 2 लोग, लेकिन काम कौन कौन कर रहा है, ये और ये, यानी कि वर्क फोर्स आपका हो गया बेटा 2 का, और 3 लोग जो ये बैठे हुए हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा, इन्हें हम अनएम्प्लॉयड पर्संस कहते हैं, जो कि है हमारे पास 3। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन, है ना, ये हम कह सकते हैं। क्लियर, समझ आया? चलो जी, अब एक और पॉइंट आता है बड़ा प्यारा सा, जिसे हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब हमें ये चेक करना होता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पे कितने ऐसे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा, उससे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। यानी कि लेबर फोर्स जितना भी है उसको लो अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दो, टोटल पॉपुलेशन कर दो पूरे देश की, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं ओवर टोटल पॉपुलेशन। उसे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? जैसे कि इस केस में ले लो 100 करोड़ और आपके पास 10 लेबर थे, तो कुछ ऐसा निकालोगे ना, 10/100 × 100, तो आपको 10% के आसपास आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर 100 लोग थे आपके टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 10 ही लोग लेबर फोर्स में, तो 10% लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट आपको इजीली पता है, दैट इज वर्क फोर्स। यानी कि हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्क फोर्स कहते हैं। जो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसे वर्क फोर्स कहा जाता है। अनएम्प्लॉयड लोग कैसे निकालेंगे?
लेबर फोर्स में तो वो सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, काम चाहते भी हैं करना लेकिन नहीं मिल रहा। टोटल लेबर फोर्स में वो लोग हटा दो जिनके पास काम है, तो बचेंगे कौन? अनएम्प्लॉयड लोग। सिंपल सा है, बेसिक सी मैथ से समझ जाओगे। हम इसका रेट कैसे निकाल सकते हैं? इसका रेट भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स। जितने भी लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्या बेटा, जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा इनटू 100, यह हमें बता देगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है आपका। ठीक है, तो जब आप देखते ना कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो अपन पूरे टोटल पॉपुलेशन पे नहीं निकालते, उन पर निकालते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो जी ये समझ आ गया, ये आपको फॉर्मूला क्लियर है। अब आता है एक और बहुत ही प्यारा सा पॉइंट जिसको कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? जैसे कि आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो पढ़ा कि कितने लोग पूरी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, ये निकाला ना। अब मुझे चेक करना है कि एक्चुअली में कितने लोग काम कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन पे। तो टोटल पॉपुलेशन पे एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं इनटू 100, दिस इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। कि 140 करोड़ लोगों पे कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये निकालना कितना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो लोग काम कर रहे हैं ना, पूरे देश की जनता इन्हीं पे डिपेंडेंट है। सामान भी यही बनाने वाले हैं, देश का विकास भी यही करने वाले हैं और देश का उत्कार भी यही करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? देश की प्रोटेक्शन से लेके डेवलपमेंट से लेके एवरीथिंग हम इन वर्कर फोर्स या वर्क फोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलो जी, अब आता है हमारे पास एक शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल ना बहुत कॉमन है आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और ऐसा मान लीजिए आपको एक शेड्यूल आएगा, डेटा आएगा, जिस डेटा को आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा, समझना सीखना पड़ेगा कि यहां पर ये क्या बता रहा है और उसको इंटरप्रेट करके अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। तो जो भी आगे थ्योरी दिखेगी ना आपको, वो बहुत सरल लगेगी अगर आप डेटा पढ़ना जानते हैं। जैसे कि यहां पर किस चीज की बात करने अपन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का एक शेड्यूल है। ये बता रहा होगा कि कितने आदमी टोटल में काम करते हैं ओवर टोटल पॉपुलेशन की। जितने भी आदमी हैं उनमें से कितने आदमी काम कर रहे हैं, टोटल जितनी औरतें हैं पूरे देश में उसमें से कितनी औरतें काम कर रही हैं, ऐसे कुछ चीजों को बताता है। रूरल एरिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये डेटा इसको शो कर रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टोटल आदमियों की अगर बात करें तो 52.1% आदमी काम कर रहे हैं टोटल, मतलब 47.9% के आसपास आदमी काम नहीं कर रहे हैं। औरतों की बात करें तो औरतों में 16.5% औरतें ही काम कर रही हैं। ठीक है, मात्र 16.5% ही औरतें काम कर रही हैं पूरे इंडिया में। ठीक है बेटा, पूरे इंडिया में सिर्फ इतनी औरतें काम कर रही हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा पॉइंट, टोटल अगर देखिए आदमी और औरतों का मिला के तो 34.7% लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं, यानी कि 65% के आसपास जितने भी लोग होंगे वो काम नहीं करते हैं। सिर्फ 34.7% ऐसे लोग हैं जिन पे पूरे देश की जनता डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आया? अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया में एक मेजर डिफरेंस क्या समझ सकते हो? अर्बन एरिया में आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं, रूरल एरिया में आदमी थोड़े से कम काम कर रहे हैं। विमेन की अगर बात करें तो अर्बन एरिया में औरतें कम काम कर रही हैं, रूरल एरिया में औरतें ज्यादा काम करती हैं। अच्छा, इसका कहा जा सकता है थोड़ा सा एक अंतर कि औरतें रूरल एरिया में इसलिए काम करती हैं क्योंकि वहां पर वो अपने घर पे, अपने फार्म हाउस पे इन पे काम करती रहती है ना, अपने खेत पे काम कर रही हैं, मटके बना रही हैं। वहां पर क्या है ना, इतना पैसा नहीं है तो हर एक व्यक्ति को काम करना पड़ता है घर के। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि औरतें इसलिए रूरल एरियाज में ज्यादा काम करती हुई दिखती हैं। फिर आएगा टोटल, बेटा ऑफेंड मत हो जाना। ठीक है, फिर आता है टोटल। टोटल की अगर बात करें तो अर्बन एरिया से ज्यादा काम कहां है बेटा? रूरल एरिया में। उसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये माना जा सकता है कि गांव में ज्यादा लोग काम क्यों करते हैं, शहर में लोग कम क्यों काम करते हैं? क्योंकि शहर में लोग ऐसे हैं कि जब तक मैं अपना क्वालिफिकेशन ना ले लूं, जब तक मैं पर्याप्त नॉलेज ना ले लूं, जब तक मैं पर्याप्त एजुकेशन ना ले लूं, या मुझे अपने मनपसंद की जॉब ना मिल जाए, मैं काम नहीं करूंगा। पर गांव में क्या होता है, आप 17-18 के हुए, 16-15 के हुए और आपको काम करना चालू करना पड़ता है। क्यों? आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पास जो काम करने के ऑप्शंस है वो बहुत कम है। या तो खेत पे काम कर लो, या तो डेयरी के अंदर काम कर लो, या कोई ऐसा मटका बना लो, खाट बना लो, कपड़े बुन लो, ऐसे कोई काम कर सकते हो, है ना, लोहार का काम कर लो। बट शहर में जाते हो तो ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं और आप उस चॉइस के लिए बैठे रहते हो कि मुझे जब मनपसंद का काम मिलेगा तो मैं करूंगा। ऐसे कई सारे अपन इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं इस पूरे डेटा को देखकर। अब आप ये पढ़ना समझ गए ना? अब इसको अगर आप आगे देखोगे ना
तो यहां पर वो सेम बातें लिखी है। जैसे क्या देखो, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया कितना है, 100 में से 34.7% लोग ही काम करते हैं। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, यही तो बोला था आपको, 34.7% लोग ही काम करते हैं, बाकी सब लोग इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर बात कर रहा है रूरल और अर्बन एरिया के अंदर पार्टिसिपेशन में। रूरल एरिया के अंदर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। क्या होगा उसका रीजन, क्योंकि रूरल एरिया में लिमिटेड रिसोर्सेज है, सो मोर पीपल पार्टिसिपेट इन द वर्क। अर्बन एरिया हैव मोर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, वेट फॉर सुटेबल जॉब, मैंने यही बोला, सुटेबल जॉब के लिए वेट करते रहते हैं, इसलिए ज्यादा काम नहीं करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां पे बेटा, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए हर एक व्यक्ति को काम करना पड़ता है। यहां पर ऑप्शन ज्यादा है अर्बन एरिया में, तो यहां पर क्या लोग वेट करते हैं, जो मैंने आपको बात कही, यहां पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं अर्बन एरिया के अंदर। रोल ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो रोल ऑफ एजुकेशन की क्या सोच सकते हो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, रूरल एरिया में एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए लोग एक जैसा काम कर रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं, किसानी कर रहे होते हैं और सेम सा काम कर रहे होते हैं। अर्बन एरिया में क्या होता है ना, एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए काफी समय तक वेट किया जाता है। देखो शहर में ऑन एन एवरेज एक आदमी 24-25 साल की उम्र में कमाना चालू करता है ना, कुछ लोग 20-22 या एवरेज माने तो 25-26-27-28 के आसपास कमाने लग जाते हैं हर आदमी। लेकिन वहीं अगर आप गांव में देखोगे 27 में तो शादी हो गई, तो बच्चे भी हो गए, है ना, समझ आ गया। तो भाई पूरा हिसाब किताब बदल जाता है, एजुकेशन का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो जेंडर वाइज वर्क पार्टिसिपेशन, औरतें गांव में ज्यादा काम कर रही हैं, शहर में कम कर रही हैं। तो देखो फीमेल्स का वर्कर जो पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरिया में ज्यादा है, और मेल्स का कहां पे बेटा, मेल्स का भी आपको कहां मिलेगा, अपन ने डेटा देखा था ना, कहां गया, हाँ, मेल्स का आपको अर्बन एरिया में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, समझ आया। फैमिलीज ऑफन डिस्करेज विमेन वर्किंग इन एज मेन जनरली अर्न हायर इनकम, कि फैमिलीज जो है ना वो डिस्करेज करती हैं विमेन को जो कि औरतों से ज्यादा कमाते हैं, सॉरी आदमियों से ज्यादा कमाती है जो औरतें, उनको डिस्करेज कर देते हैं। तुमने देखा होगा रूरल एरिया में ऐसा काफी होता है। ठीक है, समझ आए। तो विमेन का पार्टिसिपेशन अगर रूरल और अर्बन में देखोगे तो आपको पता है रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है, और ऐसा करके आप समझ सकते हो विमेन के साथ ऐसा क्यों होता है, अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है। एक तो कुछ इनके पास सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सोशल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है इनको जनरली बाहर निकलकर काम करने दिया नहीं जाता। ऐसा क्यों, वो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, पिछड़ी जगहों पे, गांव पे ऐसा ही होता है ना, तो वहां पे घर में ही लोग काम ज्यादा करते हैं, ये होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, हाउसहोल्ड वर्क एंड फैमिली फार्म वर्क डन बाय वुमेन इज अनपेड एंड नॉट काउंटेड इन वर्क डेटा। और कई बार ऐसा होता है कि गांव में औरतें इससे भी ज्यादा काम कर रही होती है, लेकिन इनका डेटा ऐड नहीं होता है, क्योंकि औरतों का काम करना मतलब ये तो नॉर्मल बात है, ये तो मतलब इसमें पैसे क्या मिलना चाहिए औरतों को, घर का काम कर रही हैं, घर के खेत के लिए काम कर रही हैं, तो इसमें क्या पैसा ऐड मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलता। तो ये बेसिकली कभी भी डेटा में ऐड नहीं होता, पर रियल लाइफ में औरतें ज्यादा काम कर रही होती हैं जितना डेटा बताता है उससे ज्यादा। तो ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि हमने जो डेटा पढ़ा ना उसका एक इंटरप्रिटेशन है, उसको समझने की कोशिश करी गई है। ऐसे ही आपको भी समझना पड़ेगा सारे डेटा को। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा इसका, तो लिख कर ले लीजिएगा, इसको आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है बेटा, चलो जी। अब आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो अपने चैप्टर की हेडिंग है उसका मतलब क्या है भाई, आप अपनी एक एक्टिविटी करते हो, किसी के लिए करते हो या खुद का काम करते हो जिससे कि आप अपना जीवन जी सको, टू अर्न अ लिविंग, हाँ या ना। लेकिन अब आपके पास ये दो फॉर्म्स में होता है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद का काम करना, खुद का पैसा लगाओगे, खुद की मेहनत करोगे, खुद का दिमाग लगाओगे, खुद काम करोगे, खुद पॉलिसी बनाओगे, खुद अपनी स्ट्रेटेजीज लगाओगे, खुद का पैसा लगा हुआ है, खुद की प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलोगे भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। खुद के किराने की दुकान, खुद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खुद का मॉल, खुद का क्लिनिक, खुद का हॉस्टल, खुद का हॉस्पिटल, तो ये सब क्या है, इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। खुद को हमने काम पे रखा हुआ है, हमारा पैसा लगा हुआ है, बिजनेस जिसको कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, हम आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं उनके बिजनेस में, और बदले में अपनी सर्विसेज का कुछ पैसा चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत रियलिस्टिक सा। रेगुलर वर्कर कौन है, जिसको अपने काम करने की जगह पता है, ये महीना भर काम करेगा और महीने भर बाद इसको इसकी सैलरी मिल जाएगी, इससे रेगुलर वर्कर कहा जाता है। जैसे कि मैं काम कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपर्स के लिए, नेक्स्ट टॉपर्स को मैं अपनी सर्विसेज देता हूं और नेक्स्ट टॉपर्स बदले में मेरी सर्विसेज का मुझे पैसा देता है, और मुझे पता है कि मैं रेगुलरली इधर ही आके काम करूंगा, मैं सालों साल आकर यही काम करने वाला हूं। क्यों, उसका रीजन ये है कि मुझे पता है ये मेरी जगह है और ये मेरा ड्यूटी है, तो आई एम गोना फॉलो दैट। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमारे पास कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स वो लोग होते हैं जिनके पास रोज का काम नहीं होता है,
कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी दूसरा काम कर रहे हैं। आज ईंटें उठा रहे हैं तो कल को रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं तो फिर फ्लाईओवर बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं तो फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी गमला लगा रहे हैं। तो मतलब कैजुअल वर्कर्स वो लोग हैं जिनको उनने जितना दिन भर में काम किया है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। दिन भर हर दिन उनको काम मिले जरूरी नहीं है, इनके पास हर रोज काम होता है, इनके पास रोज काम ढूंढना पड़ता है। तो एक बेसिक अंतर ये होता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर बच्चे? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आप डेफिनेशन एक बार देख सकते हो, वैसे तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, जैसे कि प्रोफेसर्स, जैसे कि टीचर्स, दे गो ऑन अ रेगुलर बेसिस और अपनी रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिलती है। इनको क्या है ना, जब जब काम मिलेगा तब तक पेमेंट मिलेगी, जब काम नहीं होगा तब पेमेंट नहीं मिलेगी इनको भी। ठीक है, समझ आ गया? चलो जी, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब तुम इस डेटा को पढ़ने की जगह तुम इस एक बार इस पूरे पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करो। ये है आदमियों का डेटा, मेन का डेटा। ये किसका है बेटे? ये अपने पास मेन का डेटा है और ये है अपने पास वुमेन का डेटा। ठीक है, अब आपको ये समझना है मेन और वुमेन में कि डेटा बता क्या रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने हैं? वो येलो कलर से मार्क्ड है। कैजुअल वर्कर्स कौन कौन है? वो यहाँ पे लाइट ब्लू कलर से मार्क्ड है। और रेगुलर सैलरीड वाले लोग कौन कौन से हैं? ये हमारे पास इधर थोड़े से डार्क ग्रे कलर या डार्क ब्लू कलर में मार्क्ड है। अब आप ये सोचो, आदमियों में और औरतों में जो खुद का काम कर रहे हैं वो बराबर है भाई साहब, 52% 52%। दोनों खुद का काम कर रहे हैं तो 52% लोग अपना खुद का ही काम करते हैं, मतलब 50% लोग ऑलमोस्ट माना जा सकता है खुद का काम करते हैं। ठीक है, फिर बात आई कैजुअल लेबर्स की। वो लेबर्स जो इनके पास रोज का काम नहीं है, इनको रोज काम ढूंढना पड़ता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास हर दिन काम नहीं होगा, जितना दिन भर काम करेंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा। ऐसे केस में औरतें जो हैं वो 27% पे हैं और आदमी जो है वो 24% पे हैं। और तीसरी बात, जिनके पास रेगुलर वर्क है, रोज काम करने जाते हैं, किसी भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, मतलब संडे को छोड़ के, इनके पास रेगुलर काम है, थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हैं, तो ऐसे लोग आदमी ज्यादा हैं, औरतें थोड़ी सी कम हैं। ठीक है, तो आदमियों को ज्यादा ऐसी सैलरीड जॉब मिलती है और दिहाड़ी मजदूरी के अंदर औरतें ज्यादा काम करती हैं। मतलब आपको लगता होगा नहीं सर, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि आदमी ज्यादा काम करे। बेटा आपने मैनुअल लेबर की अगर बात करोगे ना, हार्ड लेबर की, तो उसमें आपको थोड़े से आदमी ज्यादा दिखेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे औरतें बहुत बड़ी तादाद में काम करती हैं, जो आपको दिखेगा नहीं इतनी आसानी से, है ना। लेकिन औरतों का बड़ा पोर्शन है जो कि कैजुअल लेबर्स के लिए काम करता है। ठीक है, और यही सेम डेटा यहां पर प्रेजेंट किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड में मेन सोर्स ऑफ लिविंग किस किसका है? आदमी और औरतों का 52% है। कैजुअल वर्क के अंदर देखा जाए तो औरतें ज्यादा हैं किसके अंदर? आदमियों से। विमेन का 27% है, मेन का 24% है। और 24 सैलरी ज्यादा है किसकी? 24% सैलरीड लोग हैं आदमी और 21 कितनी है? औरतें हैं। तो एक कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ सकते हो। और इसका जो बेसिक फंडा है समझने का कि सैलरीड लोगों जॉब के अंदर औरतों का पार्टिसिपेशन कम क्यों है? क्योंकि भाई सोशल रिस्ट्रिक्शंस, औरतों को रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए अलाउंस नहीं मिलता है। फैमिलीज जो हैं वो सोशली काफी बैकवर्ड है, वो घर से निकलकर औरतों को काम नहीं करना देना चाहती हैं। थोड़ा बहुत अपना अपना छोटा मोटा काम कर लो, फिर शादी कर देंगे और तुम्हें ब्याह देंगे, ऐसा इनकी सोच होती है। इस वजह से रेगुलर काम नहीं देने देते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा कर लो इतना काफी है, इसीलिए यहां पर इनका नंबर कम हो जाता है। ठीक है, रेगुलर सैलरी जॉब्स रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल विच में वुमेन लैक। और औरतें क्या होती है ना, उनको ना देखो सैलरी जब लेनी होती है, जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करते हो तो आपको उसमें स्किल चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, वो औरतें थोड़ी सी कम होती है, औरतों के पास थोड़ा सा कम होता है। उसका रीजन क्यों है? एजुकेशन के अंदर भी बचपन में ऐसा हुआ है कि औरतों को पढ़ाई में कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है और आदमी जो है वो ज्यादा उनको एनकरेज किया जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि ब्रेड अर्नर इनको माना जाता है। इस वजह से जब उनके पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर वो उनको कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन है। ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारे देश में इलिटरेसी रेट होने का, यानी कि एजुकेशन का लेवल बहुत कम होने का वजह से एक चीज और है, उनको सैलरीड जॉब नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, इसलिए अपना खुद का काम ज्यादा करते हैं। खुद का काम क्या होगा? खुद का पानी पूरी का ठेला लगा लेना, खुद के नाई की दुकान खोल लेना, खुद का भैया प्रेस की दुकान खोल लेना। तो ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा खुद का काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनको सैलरीड जॉब मिल सके। ठीक है बेटा, समझ आया। और विमेन के अंदर एजुकेशन की जो कमी है उसकी वजह से भी इनका रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजन के बेसिस पे कैसा है। रीजन के बेसिस पे अगर देखें तो आपको पता चलेगा अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड
कैजुअल लेबर्स, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। सो डार्कर जो एरिया है वो बता रहा है कि यहाँ पे सैलरी वाले लोग ज्यादा काम करते हैं। तो रूरल एरिया में सैलरी वाले लोग मात्र 13% है, क्योंकि सैलरी जैसी जॉब आपको रूरल एरिया में कम मिलेंगी, इसलिए वहां पर लोग भी कम मिलेंगे सैलरी वाले काम करते हुए। कैसे लोग होंगे भैया गांव में, कैसे आपने देखा सैलरी वाले लोग काम करते हुए? शायद एक छोटा मोटा बैंक होगा जिसमें सैलरी वाले लोग काम कर रहे होंगे। शायद एक आपने अगर वो अमेज़न में पंचायत नाम की सीरीज देखी होगी तो सचिव जी है ना, सचिव जी जैसे लोग मिल जाएंगे आपको सैलरी की तरह काम करते हुए, है ना। तो ये कुछ ऐसे बेसिक छोटी छोटी जॉब्स होती हैं जिनके पास सैलरी वाला काम होता है रूरल एरिया में, गांव खेड़े में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहां पर शहरों में, तो शहरों में सैलरी वाली जॉब ज्यादा होती है, दूसरों के लिए काम करना बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभावित होता है। लेकिन अगर बात करें कैजुअल वर्कर्स की, तो कैजुअल वर्कर्स भी आपको यानी कि किसी और के लिए काम करते हैं और रोज काम ढूंढते हैं, ऐसे लोग आपको गांव में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। शहर में इनका नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, 15% के आसपास। और अगर खुद का काम कर रहे हो तो भैया आपके रूरल एरिया में सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे खुद के खेत पे काम करते हुए। और यहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है, यहां पे क्या खुद की दुकान डालनी पड़ती है, खुद का बिजनेस डालना पड़ता है, खर्चा ज्यादा होता है यहां पे, इसलिए यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग थोड़े से आपको कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। और यही बात आपको कहीं ना कहीं यहां पर भी लिखी गई है, ठीक है। समझ आया? क्लियर बच्चे? तो देखो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरिया में, 38% लोग रूरल एरिया अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का काम करते हैं। कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो 29% जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो कहां पे, रूरल एरिया में है, और 15% कहां पे बच्चे, 15% आपके शहर में। और वही बात अगर देखो रेगुलर सैलरीड लोगों की, तो 47% लोग शहरों में काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एजुकेशन ज्यादा है, क्वालिफिकेशन ज्यादा है, इसलिए शहरों में काम मिल जाता है। गाँव में क्या है ना, इतना एजुकेशन और इतना क्वालिफिकेशन है नहीं कि इनको इतना काम मिल सके, तो कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन ये भी माना जाता है। अब मैंने आपको 3 अच्छे एग्जाम्पल दे दिए ये समझाने की कि डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ग्रोथ की अगर बात करें तो इसको हम जीडीपी से चेक कर सकते हैं, एक इंडिकेटर होता है, और उससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि एम्प्लॉयमेंट इससे रिलेटेड है। अब आसान भाषा में क्या समझा जा सकता है कि जीडीपी एक समय के अंदर देश भर में कितना सामान बना और कितनी सर्विसेज बनी उसको दर्शाता है। अब सामान बनाने वाला कौन है? आदमी, इंसान, और इंसान को जॉब मिलेगी तभी वो सामान बनाएगा, कुछ काम करेगा। यानी कि जब आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना होता है, जीडीपी बढ़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं लेमन टर्म में ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन जब इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसा स्वाभाविक नहीं होता, ये रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। 1950 टू 2010 के बीच में जीडीपी काफी पॉजिटिव रहा, किससे ज्यादा? हायर भी रहा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से, यानी कि उतनी जॉब्स बढ़ी नहीं जितनी आपका प्रोडक्शन बढ़ा। फिर बोल रहा है कि जीडीपी काफी फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है वो 2% से भी कम था। यानी कि हर साल आपके काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है लेकिन जॉब सिर्फ 2% से भी कम बढ़ती हैं सालाना, यानी कि तो बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन लग रही है। और आगे पढ़ा तो लेट 1990s में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट काफी डिक्लाइन हो गया अर्ली प्लानिंग लेवल्स पर, कि डिक्लाइन हो रहा है हमारा ग्रोथ रेट, ये हमें समझ आ रहा है। अब आप ये समझ पा रहे हो प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है और जॉब्स कम होती जा रही हैं, या कम हो रही होंगी, या फिर इसको सेंस में कैसा कहा जा सकता है, उतनी जॉब नहीं बन पा रही है। तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन जॉब उतनी नहीं बढ़ रही है। ये गैप को हम कहते हैं, जो ये वाइडनिंग गैप होता है दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबह की 4 बजे वाली क्लास होती है जिस दिन आपके इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है। मैंने लास्ट ईयर इस एग्जाम के सुबह 4 बजे वाली क्लास में इस टॉपिक पर मैंने लिखा था लीक, सुबह 4 बजे, और यही सेम डायग्राम के ऊपर लिखा था, और यही पेपर के अंदर सुबह वो आपको एग्जाम में आया भी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर कर जरूर जाना, ठीक है बेटा? समझ आया? अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये आपके पास रहा पूरा जीडीपी का ऐसा ग्राफ, ये रहा जीडीपी। जीडीपी को अगर आप नोटिस करें, और ये नीचे क्या है बेटा, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है, ठीक है। अब आप इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा इसके कंपैरिजन में 3.6 0.39 4.2 0.8 2.8 2.03 3.9 2.1 और लास्ट में देखोगे 7.82 1.12। ये इतना गैप हो गया है किसके बीच में? ये गैप किस चीज का हो गया है? प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही। उसका मेजर कारण क्या है? सबसे पहली बात, सर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन बना रहा है, जितने लोग काम कर रहे हैं क्या वो ओवर टाइम कर रहे हैं? नहीं बेटा,
अब हमारी जो एनवायरमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मशीनें इतनी आ गई हैं कि प्रोडक्शन तो आपका बढ़िया होता है, इसलिए जीडीपी आपका बड़ा अच्छा दिखता है आपको। मशीनें बना रही सामान, अब डबल स्पीड से बना रही इंसानों से भी, तो आपको प्रोडक्शन तो बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन मशीनों ने किसकी जगह ले ली बेटा? इंसानों की जगह ले ली, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बन पाती। जो लोग पहले टूथपेस्ट और बॉटल बनाने वाला हाथ से काम करते थे, अब मशीनें कर रही हैं, तो इतना जॉब्स नहीं मिल पा रही लोगों को। इसी को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उतनी ग्रोथ बढ़ती हुई नहीं दिखेगी आपकी एम्प्लॉयमेंट में। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उतना सामान बना रहे हैं लेकिन उतनी जॉब्स नहीं बन पा रही है, इसे ही हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। काम नहीं है लेकिन ग्रोथ हो रही है भाई साहब। ठीक है, समझ आया बच्चे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब तुम्हें ना ऐसे शेड्यूल बहुत दिखेंगे, तो तुम्हें समझना सीखना पड़ेगा अभी से ही। देख लो तुम्हारा ये चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर दूसरी जगहों पे काम करना चाहते हैं। तो इनफैक्ट रियलिटी में देखो ना, हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप किसान हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो किसी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई सीए बनना चाहता है, कोई सीएस, कोई लॉयर, कोई यूपीएससी निकालना चाहता है, वो किसानी नहीं करना चाहते। ऐसा हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा क्यों? तो उसको हम एक डेटा से समझते हैं। 1972 में 73 में 74.3% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे, या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि दूध की डेयरी चलाना और गांव में रूरल एरिया में जो काम होते हैं उससे रिलेटेड काम किया करते थे। आज वही चीज 44.6% हो गया। आपको डाउनफॉल दिख रहा है, इसमें आपको डाउनफॉल दिखेगा प्राइमरी सेक्टर में। अब किसानी नहीं करना चाहते लोग, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, बहुत रिस्क है और बहुत ज्यादा मेहनत है और उतना पैसा भी नहीं है, इसलिए लोग ये करना नहीं चाहते। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो गया, पहले उतना कंपनियां थी नहीं, अब इंडस्ट्रीज इतनी सारी आ गई कि इतना सारा काम है समाज में, इतना सारा इकोनॉमी में काम है कि लोग जाके काम कर सकते हैं। तो पहले था नहीं, तो 10.9% के आसपास था, अब 24.4% के आसपास है। तो इसमें आपको राइज दिखेगा, आप देखते जाओगे थ्रू आउट, तो आपको राइज दिखता जाएगा। ठीक है, सेम वे सर्विस सेक्टर की अगर बात करें, पहले सर्विस सेक्टर में आप टेम्पो चलाना, ट्रक ड्राइवरी करना यही सब मानते होगे, या बाल कटवा लेना यही सब काम करते होगे। अब सर्विस सेक्टर बहुत एडवांस हो गया है, जोमैटो डिलीवरी ये भी सर्विस होती है। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारा ये मोबाइल सर्विसेज, उसके साथ साथ तुम्हारा ये कंसल्टेंसी सर्विसेज, तुम्हारा क्या बोलते हैं नेटवर्क सर्विसेज, कितने तुम्हारा जो कॉल सेंटर वाला जॉब होता है वो भी सर्विसेज होती है। देयर आर एन नंबर, हम जो काम कर रहे हैं वो भी सर्विस है। किसने सोचा था कि एडटेक जैसी चीज पर कोई एक चीज होगी जहां पे तुम ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे होगे? ये सब सर्विस सेक्टर के डेवलप होने की वजह से हुआ, तो इसमें भी आपको इंक्रीज जरूर ही दिखेगा। ठीक है बेटा, समझ आया? तो इस चीज को ऑब्जर्व करो, और जो मैंने आपको बताया वही इसका कोर एनालिसिस है। देखो अगर चाहोगे तो इधर भी देख सकते हो कि डिक्लाइन हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, शिफ्ट हुआ है फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म वर्क। जो किसानी करते थे वो किसानी छोड़कर कोई और काम करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट ड्यू टू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्म सेक्टर, के किसानी छोड़कर बहुत और काम आ गए हैं जिनको ये लोग करना चाहते हैं, इसलिए डिक्लाइन आ गया है। एम्प्लॉयमेंट शेयर इन सेकेंडरी सेक्टर जो है बड़ा है, टर्शियरी सेक्टर में भी ये इंक्रीज हुआ है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर हुआ है, इसलिए मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम का काफी चहीता पॉइंट है। काफी पूछते हैं कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर क्या होता है, क्या होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और ये क्यों होता है ये बताओ। ये बड़ा इनको मजा आता है पूछने में, तो इसको मैं समझाता हूं बहुत आराम से, इसको समझने की कोशिश करना। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है लोग खुद का काम छोड़कर और अच्छी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्या करने लग जाते हैं, कैजुअल वेज वर्क में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि लोग जो प्रोफेसर हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं या खुद का काम कर रहे हैं, है ना। अब टीचिंग भी बेटा कहां पे होती है? गांव में भी बहुत जगह टीचिंग होती है। तो ऐसे जो रेगुलर सैलरी वाले काम हैं और उसके साथ साथ जो खुद के काम है, जैसे कि खुद का फार्म चला रहे हो, खुद का आप छोटी सी दुकान चला रहे हो, अगर खुद का काम और ये रेगुलर सैलरी वाले काम है ना, इनको छोड़कर आप कैजुअल वेज वर्क्स में जा रहे हो, यानी कि रोज काम ढूंढ रहे हो, रोज कमा रहे हो और रोज का खर्चा निकाल रहे हो, ऐसी जगह शिफ्ट हो रहा है। ऐसे इसे हम लोग कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। यानी कि लोग अपना खुद का और अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ के दिहाड़ी मजदूरी करने लग जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? उसके रीजन क्या है? अभी 2 स्लाइड बाद बताऊंगा, लेकिन तुम एक चीज समझो, हमारे देश में डेवलपमेंट बहुत हो रहा है
बहुत रोड बन रही हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। और फार्म जैसी एक्टिविटीज के अंदर इतना पैसा नहीं होता और मेहनत बहुत ज्यादा होती है, कई बार तो आदमी कर्जे पे आ जाता है। तो वो क्या करता है, और हर सीजन उसके पास काम नहीं है, जब फसल उग रही है, जब उसका कोई काम नहीं है, कट चुकी है, उसकी जमीन खाली है, उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसी जगहों पे शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपके लोग पढ़ने लिखने वाला अच्छा काम छोड़ छोड़ के, खुद का काम छोड़ छोड़ के दिहाड़ी मजदूरी क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है एक देश के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर आ गया आपके पास ये चार्ट। इस चार्ट में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला देखोगे तो खुद का काम 61.4% लोग किया करते थे 72 में, लेकिन अब कितने लोग कर रहे हैं, 10% की ऑलमोस्ट डाउनफॉल हुआ है। सैलरी वाला काम जो था वो 15% था, जो कि आज 22% पे हो गया है, मतलब बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। और कैजुअल वर्क में 23 से कितना हो गया बेटा, 25 हो गया है, यानी कि इसमें भी बड़ा है। अब देखो ये तो अगर 11 में देखोगे तो 30 हो गया था, 93 में देखोगे तो 31 हो गया था, तो आसपास देख रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि लोग कैजुअल वर्क ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखा जाए अगर एम्प्लॉयमेंट का तो इसमें ज्यादा अवेलेबिलिटी है। आपके पास दिहाड़ी मजदूरी वाले काम बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन आपके पास रेगुलर सैलरी वाली जॉब्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है इसका। ठीक है, यही आपको यहां पर दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर 61 से 52 हो गया है, सैलरी के अंदर बेटा 15% से 22.8% हो गया है, और कैजुअल वर्क में आपका 23% से 25% हो गया है। अब इसका रीजन क्या था, वो रीजन समझ लो। यहां पे देखो, एक परमानेंट प्रॉब्लम हो गई कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हमारे देश में लोग ऐसा शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ क्यों लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको इजीली काम मिल रहा है। उनके पास जब दूसरे काम के समय नहीं होता, जैसे कि फसल कट गई, खाली जमीन पड़ी है, उनके पास बहुत समय, तो वो किसी और के यहाँ पे जाके काम कर लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए। स्लो ग्रोथ, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं है और इतना बेटर तरीके से काम नहीं कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो काफी जगह पे है, बहुत बड़े नंबर पे है, और जो अच्छी सैलरी वाली जॉब है वो उतनी है नहीं, ना उतना अच्छा उसका स्केल हो रखा है, इसीलिए यहां पर आपको ज्यादा लोग दिख रहे हैं। राइजिंग डिमांड फॉर कैजुअल लेबर इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, सर्विसेज, स्पेशली इन रूरल एरियाज। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स शिफ्ट टू कैजुअल वर्क ड्यू टू लो एग्रीकल्चर अर्निंग, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम लार्ज अर्बन इंडस्ट्रीज कन्वर्ट्स रेगुलर वर्कर्स इनटू कैजुअल वर्कर्स। कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, ये जो जगहें जो है, जैसे कि मान लो शहर का डेवलपमेंट करते करते आप गांव चले गए, तो गांव में जो लोग खाली बैठे हुए हैं उनको अब क्या बिल्डिंग बनने का मौका मिल गया कि बिल्डिंग बनाओ, हमारा हाथ बटाओ, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो इस चक्कर में भी इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। इसीलिए कोर रीजन माना गया है कि क्यों लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अब आपको सवाल होगा, सर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ये है क्या, कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कौन सा फॉर्मल सेक्टर है, कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर है। मतलब आप सूट बूट पहन के जाओगे तो फॉर्मल सेक्टर है, और कच्चे बनियान में चले जाओगे तो इनफॉर्मल सेक्टर है, ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, एक इसका टेक्निकल टर्म होता है। अगर किसी सेक्टर में जहां पर 10 लोगों से ज्यादा हायर किए गए हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है। कोई पब्लिक कंपनी हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी जगह हो, 10 लोगों से ज्यादा अगर वहां पर काम करने के लिए लगाए गए हैं तो उसे एक फॉर्मल सेक्टर माना जाता है। जैसे कि ये जगह है, इसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कोई एक ऐसी जगह है जहां पे 10 से कम लोग काम करते हैं, जैसे कि बेटा एक चाय की दुकान पे 3-4 लोग तो काम करते हैं, एक समोसे की दुकान पे 5-6 लोग भी काम कर सकते हैं, और एक छोटे से रेस्टोरेंट में 9-10 लोग काम कर सकते हैं। तो जब 10 से लोग कम होते हैं तो एक इनफॉर्मल सेक्टर हो जाता है। अब वही ताज में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर बन जाता है। समझ आया? तो एक बेसिक अंतर ये होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। मैं ये बोलूंगा कि इसको तुम एक बार खुद पढ़ लो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, तुम पढ़ोगे एक बार तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो आई विल गिव यू कि इसको रीड कर लो खुद से, है ना? चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड जरूर कर लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे बंटवारा हुआ है जेंडर के बेसिस में, इसको जरा देख लेते हैं। देखो फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ, अच्छा इन मिलियंस में डेटा, तो 30 मिलियन लोग फॉर्मल सेक्टर पे काम करते हैं, जो कि ऑफिस वाले वर्क्स है जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। वहां पे 30 मिलियन लोग काम करते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, जैसे कि चाय की दुकान, अपना खुद का बार्बर शॉप या ऐसी कोई काम करना, दिहाड़ी मजदूरी करना, वहां पे 443 मिलियन लोग काम करते हैं। मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट देखो,
आदमी और औरतों के बीच में भी औरतें यहां पे कम काम कर रही हैं फॉर्मल सेक्टर पे, आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि आदमी यहां पर भी ज्यादा है और औरतें यहां पर थोड़ी सी कम है, लेकिन इस कंपैरिजन में देखें तो शायद थोड़ा सा आपको समझ आएगा। अच्छा, अब क्या करना, इनकी ना परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना, तो आपको डेटा समझने में बड़ी आसान होगी। जैसे परसेंटेज वैल्यू, जैसे कि इन दोनों को मिलाकर 100% समझो, तो ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स सी द एनालिसिस, आपको अपने आप समझ आएगा। देखो, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनफॉर्मल सेक्टर में इतने सारे लोग हैं, 473 मिलियन, नहीं टोटल 473 मिलियन लोग हैं, मतलब आपके पास ये जो टोटल कर दिया ना इसका 443 और 30 का कर दिया तो 473 हो गया, तो टोटल आपके पास कितने लोग हैं, 473 आपके पास लोग काम करते हैं। उसमें से 30 मिलियन वर्कर्स जो है फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, विच इज अराउंड कितना, 6% ओनली, जो कि 6% के मुकाबले है कि 30 मिलियन है वो 6% लोग हैं, और 94% लोग ये बाकी के इनफॉर्मल सेक्टर वाले 443 मिलियन वाले। ठीक है, मतलब 94% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और 6% लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। औरतें और आदमी की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर में 24 मिलियन जो है आदमी काम करते हैं, यानी कि 80% लोग आदमी काम करते हैं और 20% औरतें काम करती हैं। तो एक मोटा मोटी आप अंदाजा ये लगा सकते हो। फिर आगे आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर में आपके पास आदमी जो है वो 70% काम कर रहे हैं और 30% काम कर रही हैं औरतें। तो इनफॉर्मल सेक्टर में औरतों का नंबर ज्यादा है आदमी फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पे 30% औरतें काम कर रही हैं, यहाँ पे मात्र 6% काम कर रही हैं। ऑफिस वाले वर्क में 6% औरतें काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूरी में 30% औरतें काम करती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। Formal workforce has shifted from formal to informal sector due to decline in formal jobs. फॉर्मल जॉब्स काफी कम हो गई हैं, इसलिए यहां पर ये शिफ्ट देखा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। फेलियर ऑफ फॉर्मल सेक्टर, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना प्रॉफिट नहीं बना पाती और लोगों की सैलरीज नहीं दे पाती है। दिहाड़ी मजदूर वाला काम ऐसा होता है ना बेटा कि बहुत छोटा सा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सस्ता सा काम होता है, तो उसमें ऐसा लॉसेस वाले चांसेस कम होते हैं। लेकिन आप जब बड़े ऑफिसेस, बड़ा ऐसा हाईटेक माहौल रखते हो, सबकी अच्छी अच्छी सैलरी होती है ना, तो आपको पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए काफी सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, कभी लंबे समय तक नहीं काम कर पाते हैं, इसीलिए उस वजह से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ काफी ज्यादा झुकाव हो जाता है। दूसरा, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सपोर्ट करता है विद आपके गवर्नमेंट के साथ कि इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए, और जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं उनके पास कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे आप कितने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब वालों को सिक्योरिटी क्या होती है, उनको पेंशन आएगी, उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, उन्हें ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा अच्छी जगह तो उसको भी ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कोई टेलर है, जैसे कोई चाय बनाता है, जैसे कोई बाल काटता है, इसके पास क्या सिक्योरिटी है, रिटायर होगा उस दिन पैसा कमाना बंद, खत्म। इसलिए 70 साल की उम्र में भी काम कर रहे होते हैं, 80 साल की उम्र में भी काम कर रहे होते हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि हम ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर में भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स लाएं कि इनका भी एक रिटायरमेंट टाइम आए, ये भी इनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए और इनका भी कुछ प्रोविडेंट फंड जैसा कुछ फायदा मिल जाए। तो सरकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मिलकर काम कर रही है कि इनको भी कुछ ऐसा फायदा मिला सके, इनको भी सिक्योर फील करा सके। ठीक है, कि ये भी मजे कर सके, रिटायरमेंट एंजॉय कर सके अपना। ठीक है बेटा, फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं थोड़ा चैप्टर के एंड की तरफ और समझते हैं मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले कि जो व्यक्ति काम ढूंढ रहा है और काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, कोई भी रीजन की वजह से, कि वो क्वालिफाइड नहीं है या उसके पास स्किल नहीं है, अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और वो करना चाहता है, उसे हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयड पर्सन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी पर वो काम भी करना चाहता है, कि 500 रुपए दिहाड़ी चल रही है तो उसी पे वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी उसको काम ना मिल रहा हो तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। ऐसा नहीं हो कि मार्केट में 500 रुपए दिहाड़ी और इसको 1000 चाहिए तो अपनी चॉइस से अनएम्प्लॉयड है, फिर ठीक है, उसको अनएम्प्लॉयड नहीं मानेंगे। अब आता है कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपको आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, कि इफ यू डोंट गेट इवन 1 आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हाफ अ डे, तो आप अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। कि आधे दिन में एक घंटे का भी काम नहीं मिलता ना, तो आप बेरोजगार हैं फिर। ठीक है, समझ आया। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं? एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th 10th की सोशल साइंस से। इसका मतलब ये होता है, देखो ये लोग हल चला रहे हैं, अब इनमें से आप एक चीज नोटिस करो, एक भी आदमी, इसमें जो एक आदमी का काम है उसमें कितने लोग हैं? उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई 1 या 2 आदमी के काम पे 2-3 लोग और एक्स्ट्रा खड़े हुए हैं। इनका होना
इनका ना होने के बराबर है, मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। तो ये देखने में तो लग रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, यानी कि बेरोजगार हैं बेटा। दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली रिक्वायर्ड। कि एक आदमी की जरूरत थी, पर यहां पे ये 4 लोग भी आ गए घुस के, उन्हें तो भाईचारा, भाई के साथ काम नहीं करेगा क्या, भाई के साथ काम नहीं करेगा क्या, उस चक्कर में चारों पांचों घुस गए। एक आदमी का काम था, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के 4 लोग डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है। इनका होना इनका ना होना बराबर है, प्रोडक्टिविटी 0 है इनकी, ठीक है। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मेरे को एग्जांपल से बताओ, देखो छाते वाला सीजन है, जो इंसान छाते बनाता है, इसका पूरा बिजनेस ही बेटा, इसका पूरा बिजनेस ही सिर्फ एक सीजन पे डिपेंडेंट है। जब बारिश होगी तभी छाते की बिक्री सबसे ज्यादा होगी। चलो ठीक है, समर्स में थोड़े थोड़े से छाते और बिक जाएंगे, लेकिन इतना नहीं बिकेगा। विंटर्स में क्या करोगे, बाकी के समय क्या करोगे? हमारा तो भैया यूरोप में भी नहीं रहता ना कि पत्ते झड़ रहे हैं तो छाता लेके घूमे, वो मूवीज में चलते हैं जैसे। तो यहां पर ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि आप सिर्फ रेनी सीजन में कमाओगे और उसके बाद आप खाली बैठे हो। जैसे कि लोग मूर्तियां बनाते हैं, साल भर मूर्ति बनाते हैं और फिर गणेश जी के टाइम पर, माता जी के टाइम पर ये मूर्तियां बिकती हैं। तो आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये कि सीजन आता है इनका तभी काम करते हैं, और इसके बाद वो उस सीजन के अगेंस्ट ये खाली बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? और फार्मर्स के साथ भी ऐसा बहुत होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक आदमी काम करना चाहता है, काम करने के लिए रेडी है, और पुरानी प्राइसेस पे भी काम करने के लिए रेडी है। जैसे मान लो मैंने अभी बोला था ना कि 500 रुपए दिहाड़ी चल रही है, पर कुछ 6 महीने पहले 450 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी, या 400 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी। तो यह आदमी 400 रुपए में भी काम करने के लिए रेडी है। मतलब मार्केट के आज के रेट से जो पुराना रेट था उस पर भी काम करने के लिए रेडी है, लेकिन तब भी इसको काम नहीं मिल रहा। इसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि पुराने रेट पर भी इसको काम नहीं मिल रहा। कितनी बुरी हालत है देखो, इसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का केस कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? अब इसके कारण क्या है? एक आदमी, एक व्यक्ति क्यों बेरोजगार है, क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्या ये जॉब की कमी है या कोई और रीजन है? उसको जरा समझते हैं। ये हमारे पास कुछ सारे पॉइंट्स हैं, इसको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो है बेटा। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बना ही नहीं पा रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। ग्रोथ हैज कंसिस्टेंटली बीन बिलो प्लानिंग टारगेट। जॉब क्रिएटेड कुड नॉट मैच द ग्रोइंग लेबर फोर्स। कि जितना लेबर फोर्स बढ़ता जा रहा है ना, उतनी तो आप अपॉर्चुनिटीज भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, उतनी तो जॉब भी नहीं बना पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे देश में पॉपुलेशन का बढ़ जाना इतना खतरनाक है कि हमारी पॉपुलेशन जो है ना, वो बेटा कुछ 2% से बढ़ रही है मान लो, और हमारी जो जॉब्स है वो 0.5% से बढ़ रही है। मतलब 4 गुना की स्पीड से अगर आप बच्चे पैदा करोगे तो कितने लोगों को काम मिल पाएगा? पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है, और आपकी जो ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो 0.5% से बढ़ रही है। तो कैसे काम मिलेगा? चांस ही नहीं है कि हर इंसान को काम मिल सके। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन भी है। फिर आता है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। अब आज भी ना किसानी हम बहुत पुराने मेथड से कर रहे हैं, ना कोई नया तरीका है, पुराने तरीकों से कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आप काम ही नहीं कर पाते, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है और आप बेरोजगार बैठे रहते हैं। ये पुराने मेथड्स मजबूर करते हैं लोगों को अंडर एम्प्लॉयड रखने के लिए। ठीक है, कि पुराने तरीकों से काम कर रहे तो काम ही नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे, नुकसान में हो रहा है, और तो ये भी अनएम्प्लॉयड ही कहलाते हैं बेटा। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इनको। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एज ए टीचर ये मुझे भी कई बार लगता है कि जो इंसान ग्रेजुएट है, जो इंसान पीएचडी कर रखा है, अभी मेरे कुछ साल पहले मेरे घर पे एक व्यक्ति आए थे जो कि दिवाली की सफाई करने के लिए उनको बुलाया गया था। वो पीएचडी करके बैठे हैं, डबल मास्टर्स हैं, और घर में क्या कर रहे थे? सफाई कर रहे थे पीएचडी होने के बाद। तो ऐसी पीएचडी का क्या काम है कि वो उनको एट द एंड ऑफ द डे कैजुअल वर्कफोर्स करना पड़ रहा है, रोज का काम ढूंढ के साफ सफाई वाला काम करना पड़ रहा है पढ़े लिखने होने के बाद भी। तो क्या वो स्किल पर्याप्त उनको मिल पाई उस एजुकेशन से? क्या उनको वो ट्रेनिंग मिल पाई, वोकेशनल ट्रेनिंग मिल पाई? क्या वो टेक्निक सीख पाए? क्या वो स्किल डेवलप कर पाए अपनी? उन्होंने स्किल नहीं सीखी, उन्होंने सिर्फ डिग्री ले ली। कहने को लिए एजुकेटेड है लेकिन स्किल नहीं है, इसीलिए उनको पढ़ने लिखने के बाद भी दिख रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी वो काम कोई ऐसा कर रहे हैं जिसमें उनको पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग करो, ऐसी ट्रेनिंग करो, टेक्निक सिखाओ, स्किल्स डेवलप करो, जिससे कि आदमी बाहर जाए तो उसको काम मिल पाए। जॉब्स तो है पर उतनी स्किल नहीं है कि उनको काम मिल सके।
ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेटा क्या है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत पुराने तरीके से लिमिटेड टेक्नोलॉजी, बहुत पुराने तरीके से काम चल रहा है, ना इतना पैसा है इंडस्ट्री के पास कि वो ढंग से काम कर सके। जब तरीके पुराने हैं, पैसा नहीं है, तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ाओगे? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री अगर नहीं बढ़ेगी तो जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ेगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वही चाइना में देखो, इंडस्ट्रीज इतनी स्ट्रांग है तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज काम करने की बहुत ज्यादा है। वहां पर आप देखो गरीबी रेखा कितनी कम है, 1-2-3% के आसपास उनकी गरीबी रेखा है, कितनी कम होती है बेटा ये, ठीक है। फिर देखो, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब क्या हुआ है, हम लोग ना हमारे जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है ना, उससे हम इतने आधुनिक हो गए, इतने ज्यादा हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें कपड़े चाहिए तो मशीन से बने हुए चाहिए। अभी आप देखोगे कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये हैंडमेड चीजें बनाते थे, अब हैंडमेड चीज ना लग्जरी गुड हो गया है, हर कोई खरीदता नहीं है, शौकिया लोग खरीदते हैं बस। हर किसी को मशीन से बना हुआ सामान चाहिए क्योंकि सस्ते में मिल जाता है, इसीलिए इनके अंदर भी डिक्लाइन आ गया है, ठीक है। फिर आता है फॉल्टी प्लानिंग। बेटा प्लानिंग इतनी हो नहीं पाई। हमारे देश में जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कि आप कुछ बनाना चाहो तो लेबर की मदद से बनवा सकते हो या फिर आप मशीनों की मदद से बना सकते हो। अरे तो भाई हमारे देश में जब इतने लोग हैं अवेलेबल तो लेबर की मदद लो ना, मशीनों की मदद क्यों लेते हो? लेकिन लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनका बहुत कम है, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। खैर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मशीनें ज्यादा बेहतर काम करके दे देती हैं, एग्जैक्ट काम करके देती हैं, और ऊपर से छुट्टी उट्टी वाला झंझट नहीं है लोगों का कि भाई लोग रखेंगे तो छुट्टी मांगेंगे, कोई बीमार होगा, कोई परेशान होगा, कोई छोड़ के चला जाएगा तो आदमी का काम रुक जाता है। तो मशीनों से आदमी काम बेहतर करता है, स्पीडली कर पाता है, ठीक है। वहीं पर एक और बात, इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। अब सरकार को भी ना एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है पर उतना अच्छे से कर नहीं पा रही है। नो लीगल बैकिंग फॉर जॉब स्कीम्स, ऑब्जेक्टिव्स वर लो प्रायोरिटी। एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे, गोल थे, वो काफी कम प्रायोरिटी पे थे। बस बोलने का था कि हम देश में जॉब बढ़ाएंगे, जॉब बढ़ाएंगे, जॉब बढ़ाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा था उसके लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी गई अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। और लो कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर ले लो या इंडस्ट्रियल ले लो, इनके अंदर पैसा बहुत कम लगाया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा था, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ पा रही थी। अब इसकी रेमेडीज की बात करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे भैया यार इतना याद कैसे होगा? बेटा तुमने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, इन्हीं को ठीक कर दो, तुम्हारा अपने आप रेमेडीज तैयार है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बेटर कर दो, इसका सॉल्यूशन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल दी पॉपुलेशन, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, समझ आया। एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है तो एग्रीकल्चर को बेहतर कर दो, आपका अपने आप आंसर बेटर हो गया। तो अब आपने प्रॉब्लम जब समझ लिया अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इन्हीं को ठीक कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा फॉल्टी है तो उसको बेहतर कर दो, स्किल सिखाओ, अब वोकेशनल ट्रेनिंग दो, एग्रीकल्चर में पैसा लगाओ, टेक्नोलॉजिकल तरीकों से आप एग्रीकल्चर करो, पुराने मेथड से मत करो। आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, बच्चे दो ही अच्छे, 2 बच्चे मीठी खीर, तीसरा बच्चा समझ लो, है ना, तो समझ गए। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, प्लानिंग अच्छी करो, सरकार को बोलो ऐसी प्लानिंग करे, ऐसी स्कीम्स लाए जिससे कि अपॉर्चुनिटीज बढ़े एम्प्लॉयमेंट में। बस यही सब रेमेडीज होगी। और क्या रेमेडीज क्या है? एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा दो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, दूसरा पॉइंट डेवलप करो एग्रीकल्चर को, यही तो बोला था मैंने। और क्या है? सिंपल है। तो पढ़ाई आसान होती है, दिखने में कॉम्प्लेक्स लगती है, तुम पढ़ो तो एक बार। तो मैंने वही बोला था, बहुत इजी टॉपिक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि डिस्करेज हो रही थी उनको एनकरेज करो, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लाओ, जैसे कई सारे प्रोग्राम्स लाती रहती है सरकार, है ना, प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना, कई सारे तरह की आपकी योजना आती रहती हैं। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लाओ, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करो कि भाई खुद का काम करो, दूसरों का काम मत करो। जैसे बांग्लादेश में ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश ना डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस गया था, उसके ऊपर कर्जा इतना हो गया था दूसरे देशों का कि वो उस कर्जे से निकल नहीं पा रहा था। तो सरकार ने क्या बोला बांग्लादेश की कि एक काम करो, 2014 की बात है, शायद 2014-12 की, तो सरकार ने बोला कि आप किसी से जॉब मांगने मत जाओ दोस्त, अब खुद का काम करो और देश विदेश में एक्सपोर्ट करो, तो बाहर से पैसा आएगा, थोड़ा पैसा आ पाएगा अपने पास और अपन इससे कर्जे से निकल पाएंगे। तो लोगों ने बहुत बिजनेस किया वहां पे, बहुत व्यापार बनाया और उस कर्जे से थोड़ा बहुत निकल भी पाए। तो इसे ना एक थोड़ा सा कंडीशन कहते हैं कि खुद का काम करो, दूसरों पे मत जाओ। और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, NSDC हो गया, है ना, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज हो गई। तो इसके अंदर ना काफी सारे आपके ऐसे स्कीम है जहां पे आप लोगों को काम सिखाओ। स्किल अगर आपने सिखा दी ना
तो आदमी अपने आप काम कर लेगा, उसको जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जॉब मिल भी जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलो जी, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज में से एक पॉलिसी मनरेगा है, जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा। इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना, एक दो के बारे में तो आपको पूछकर जाएंगे, पूछेंगे। मनरेगा क्या है? मनरेगा एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो साल भर में 100 दिन की गारंटीड जॉब मिलेगी आपको, गारंटीड काम मिलेगा। ये स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर है और ऐसे लोगों के लिए जो कि वॉलंटियर करना चाहते हैं अनस्किल्ड जॉब के लिए, कि रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, ऐसे काम के लिए वॉलंटरी तरीके से खुद से काम करना चाहते हैं और 3 महीने के आसपास यानी कि 100 दिन की जॉब लेना चाहते हैं, उसे मनरेगा स्कीम कही गई। कि रूरल एरियाज में जो अडल्ट्स काम करना चाहते हैं और काम ढूंढ रहे हैं, और ऐसा काम जो कि मैनुअल लेबर वाला काम है, अनस्किल्ड, जिसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको मजदूरी वाला काम करना है, रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, ये सब करने का, तो आप अपनी इस मनरेगा स्कीम के अंदर पार्ट ले लीजिए, आपको 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। मतलब आपके पास साल में 100 दिन तक तो काम रहेगा, 365 दिन में। ठीक है, इसे हम मनरेगा स्कीम कहते हैं। अब आता है हमारे पास सरकार ना बहुत ज्यादा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, ये दिन रात थोड़ी सी प्लानिंग करती रहती है, मेजरमेंट करते रहते हैं कि कैसे देश में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार 2 तरीके से बढ़ाता है, एक डायरेक्ट तरीका और एक इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका यानी कि सरकार खुद सरकारी जॉब दे दे, तो उसे हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस होते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, एसएससी हो गया, कई सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो सरकारी जॉब्स होती हैं। सरकार खुद ऑप्शन देती है और सरकार काम करवाती है आपसे सरकारी जॉब्स देकर। कुछ इनडायरेक्ट तरीके से भी रोजगार बढ़ाती है सरकार। कैसे? अब जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट कंपनी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, सरकार को रॉ मटेरियल चाहिए होता है एक प्राइवेट कंपनी से, तो सरकार ने बोला मेरे को ना डेवलपमेंट ज्यादा करना है, तो कल से मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा ला कर देना, है ना। इसने प्राइवेट सेक्टर को कहा, प्राइवेट सेक्टर को अगर काम ज्यादा करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा लोगों को हायर करेगा। तो इनडायरेक्टली सरकार ने रॉ मटेरियल ज्यादा मांगकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया, कि प्राइवेट सेक्टर को बोला रॉ मटेरियल ज्यादा दे, जिससे कि इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई ये चीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसे इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बता सकता हूं, रियलिस्टिक। अभी इंडिगो की फ्लाइट्स काफी कैंसिल हुई थी, उसका मेजर रीजन ये था कि सरकार ने एक पॉलिसी निकाली थी, डीजीसीए ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जो फ्लाइट आवर्स होते हैं ना, एक पायलट को जितना काम करने के जो आवर्स होते हैं ना, वो 8 घंटे कर दी जाए। पहले लोग ज्यादा कर रहे थे, अब 8 घंटे के अंदर ही वो काम करेंगे, ऐसा उनको बोला गया। अब मान लीजिए एक पायलट जो 10 घंटे काम करता है या 12 घंटे काम करता है, तो उसके 4 घंटे कम हो रहे हैं, फ्लाइट तो कम कर नहीं सकते, तो ज्यादा पायलट्स को हायर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडिगो ने इस चीज को डिस्करेज किया कि भाई हम ज्यादा लोगों को हायर नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उन्होंने इसको डिस्करेज करते हुए सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी। तो आप समझ पाए, सरकार का एक उद्देश्य था कि हम अगर इनके वर्किंग आवर्स कम कर देंगे इन पायलट्स के, तो ज्यादा पायलट्स को हायर किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका था एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का। तो आप समझ पाए इस चीज को? ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर एंड हो गया ऑलमोस्ट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स कैसे कैसे हैं बेटा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये सब हमारे पास हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इनको आप जरूर एक बार पढ़कर जाना, क्या होते हैं एक बार एक इनका इंटरनल रीड भी कर जाना। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंक्लूजन है, चैप्टर एंड हो गया ऑलमोस्ट। सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा है, नई नई जॉब्स क्रिएट करी हैं। क्या समझ आया इस पूरे चैप्टर से? वो समझ रहे हैं अपन, सर्विस सेक्टर काफी डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी काफी बड़ी है, एमएनसीज के साथ अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी टक्कर ले पा रही हैं, तो एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, आउटसोर्सिंग काफी बढ़ गई है, जैसे कॉल सेंटर की जॉब हो गई, हाउसकीपिंग्स की जॉब हो गई, कोई सैनिटेशन की जॉब हो गई। तो ऐसे आउटसोर्सिंग वाले काम की कोई कंपनी अपना काम किसी और को दे देती है, ऐसे वाले काम काफी ज्यादा हो रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। वर्क फ्रॉम होम वाला काम हो गया है कि अब कंपनीज को ऑफिस बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय ज्यादा रख सकती है, तो उनका खर्चा भी बचता है और ज्यादा लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब जीडीपी ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट तो अपने को पता है कि जीडीपी बढ़ता जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है इतना, इसे हम जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें सरकार को अंदर घुसना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं ठीक करना चाहिए, बड़ी बड़ी स्कीम्स के साथ, जो अपन ने सुना भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी कंक्लूजन ये आपका इस चैप्टर का था। कुछ दो आप यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिए, मनरेगा आया 2005 में और गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया यानी कि 16 जुलाई 2015 को। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे और ये चैप्टर आपको अच्छा भी लगा होगा।
स्वीट सा चैप्टर था, थोड़ा रियलिस्टिक चैप्टर था, और ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ाई भी इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा काम कर सकें, पैसा कमा सकें और अपना और अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन कर सकें। ठीक है, आई होप कि दिस चैप्टर इज आपको अच्छे समझ आया होगा, आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। तो इसको कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।